तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर जहां पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की रेड टू मूवी के बारे में। ये रेड टू मूवी साल 2018 में आने वाली मूवी रेड मूवी का दूसरा पार्ट है जो कि रिलीज हुए हैं 2025 में। तो ये मूवी भी बिल्कुल अपने फर्स्ट पार्ट की तरह बेस्ड है रेड के ऊपर। और आज इस रेड टू मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप सभी इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सको। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनते हैं। तो दोस्तों, रेड टू मूवी के कैरेक्टर भी रेड वन से ही लिए गए हैं। अब तक 7 साल बीत जाते हैं और मूवी की स्टार्टिंग होती है 1989 में, जहां राजस्थान में एक बहुत बड़े पैलेस में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है। इस पैलेस के राजा के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और इसमें से ज्यादातर ब्लैक मनी होती है जो कि इस राजा ने बहुत सारे गलत काम करके कमाए थे। लेकिन इस राजा को पहले ही पता चल जाता है कि इसके महल पर छापा पड़ने वाला है, इसलिए वो टैक्स के सारे पैसे अपने एक आदमी के जरिए ट्रक से बाहर भिजवा देता है। और इधर रेड वन मूवी का ही सेम हीरो अमय पटनायक अपनी टीम के साथ राजा के घर पहुंचता है और गेट पर बैठे संतरी से गेट खुलवाता है। टीम के अंदर आते ही राजा के आदमी टीम पर बंदूक तान देते हैं, तो अमय की सारे टीम मेंबर वहां से पीछे मुड़ जाते हैं और राजा को लगता है कि अमय पटनायक उससे डरकर वापस चला गया। पर असल में अब तक अमय को पता लग चुका था कि यहाँ से पैसों के भरे ट्रक निकल चुके हैं, तो वो उनका पीछा करके रास्ते में ही उनको सीज कर लेता है और उस आदमी को पकड़कर अपनी ऑफिस ले आता है। तो वो आदमी अमय को रिश्वत ऑफर करता है। वो कहता है कि राजा के सारे पैसे छोड़ दें, बदले में उसे भी 10-20 लाख दे देंगे। पर अमय रकम बढ़ाकर 2 करोड़ लेने के लिए बोलता है और वो आदमी उसे 2 करोड़ दे देता और अमय पटनायक से अपने सभी ट्रक छुटवा लेता है। और यहाँ मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें दिखता है कि अमय पटनायक अब एक करप्ट ऑफिसर बन गया है और रिश्वत लेने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमय पटनायक ने रिश्वत क्यों ली है इसका हमें आगे पता लगेगा। अब हम मूवी में देखते हैं कि रामेश्वर सिंह यानी ताऊ जी जेल के अंदर अपनी लाइफ काट रहा है और लंबे टाइम से पैरोल लेने के लिए अप्लाई कर रहा है और फाइनली उसे 7 साल की सजा के बाद उसे पैरोल दे दिया जाता है और ताऊजी जेल से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको पैरोल के बारे में बता दूं। पैरोल का मतलब किसी कैदी को टेम्पररी कुछ टाइम या दिनों के लिए बाहर छोड़ना होता है। और अब हम अमय पटनायक की लाइफ की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो देखते हैं कि अमय अपनी लाइफ में अपनी वाइफ के साथ बहुत खुशी से रह रहे हैं और एक 6 साल की बच्ची भी है। और अब अमय अपनी वाइफ को बताते हैं कि उसका इस शहर से भी ट्रांसफर हो चुका है और ये बात बताते टाइम वो अपनी वाइफ को अखबार दिखाता है। तो दोस्तों, अखबार में हेडलाइन देखकर हमें भी पता लगता है कि राजस्थान में अमय ने जो 2 करोड़ की रिश्वत ली थी वो खबर बाहर आ चुकी थी और उसी रिश्वत के इल्जाम में उसका ट्रांसफर हुआ है। और इस बार उसका ट्रांसफर हुआ है राजस्थान के भोज टाउन के अंदर। और फिर अमय अपनी फैमिली को लेकर सीधा भोज पहुंच जाता है और इसी भोज में हम मिलते हैं इस मूवी के मैन विलन रितेश देखमुख से, जिसका इस मूवी में नाम होता है मनोहर धनखड़ और इसे दादा भाई के नाम से जाना जाता है। और ये भोज के एमएलए हैं। दादा भाई की पूरे भोज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि दादा भाई गरीबों की बहुत मदद करते हैं और भोज में जितने भी भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाते हैं, जिससे पूरा भोज दादा भाई के सपोर्ट में रहते हैं। और अब अमय पटनायक भोज आने के बाद ऑफिस आता है और सबसे पहले अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है, ये जो कि इनकम टैक्स का चीफ कमिश्नर होता है। यहाँ अमय ऑफिस में सबसे बोलता है कि अब हम यहाँ भोज के सबसे अमीर आदमी दादा भाई के घर पर रेड मारने वाले हैं। तो ये सुनकर अमय का सीनियर ऑफिसर भी हिल जाता है, लेकिन अमय अपनी टीम तैयार करता है और सीधा दादा भाई के घर पर रेड मारने चला जाता है। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि अमय ने जो 2 करोड़ की रिश्वत ली थी वो करप्ट ऑफिसर होने से नहीं बल्कि भोज में ट्रांसफर लेने के लिए थे, क्योंकि अमय पटनायक यहाँ आकर दादा भाई को टारगेट करना चाहता था क्योंकि उसने दादा भाई पर कई सालों से नजर रख रखी थी। इसलिए उसने दादा भाई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी थी। और अमय जब जूते लेने जाते हैं तो अमय उससे दादा भाई के बारे में पूछते हैं, तो वो अमय को बताता है कि दादा भाई बहुत अच्छा इंसान है, उसने उसकी भी कई बार मदद की है। और वो बताता है कि दादा भाई भी पहले जूते चप्पल बेचा करते थे, पर उनकी एक खासियत थी, उसकी बिक्री हो या ना हो वो अपने आसपास के लोगों को भूखा नहीं सोने देते थे। जब तक भूखे लोगों को खाना ना खिला दे वो सोते नहीं थे। यहाँ तक कि जब गरीबों को खाना खिलाने के पैसे ना बचे तो दादा भाई ने उनको खाना खिलाने के लिए अपनी दुकान ही बेच दी और उन पैसों से गरीबों को खाना खिला दिया। पर एक समय ऐसा आया जब दादा भाई के पास पैसे खत्म हो गए और वो चाहकर भी गरीबों की मदद नहीं कर पा रहे थे।
पर इतने लंबे टाइम से गरीबों की मदद करने से वो गरीबों के समर्थन में आ गए थे और उन लोगों ने दादा भाई को इलेक्शन में एमएलए पोस्ट पर खड़े होने के लिए सलाह दी, जिससे वो क्षेत्र के लोगों की आराम से मदद कर पाएंगे। लोगों ने दादा भाई को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस जाकर टिकट मांगने की सलाह दी और वहां जाने पर चीफ मिनिस्टर और नेताओं ने दादा भाई का मजाक उड़ाया। चीफ मिनिस्टर में दादा भाई को गरीब और फटीचर कहा और उसने कहा कि उसकी चप्पल खरीदने की भी औकात नहीं है, इसलिए उसने दादा भाई से अपनी चप्पल उतार कर अपने ही सर पर रखकर निकल जाने को कहा। और जब ये बेइज्जत वाली कहानी भोज के लोगों को पता चली तो वो सब लोग दादा भाई के समर्थन में आ गए और सब लोगों ने मिलकर दादा भाई को बिना किसी पार्टी के ही पूरे क्षेत्र का एमएलए बना दिया। और उसके बाद दादा भाई का समर्थन इतना बढ़ गया कि राजस्थान के सीएम को भी माफी मांगनी पड़ी और दादा भाई का सपोर्ट लेना पड़ा, जिसके बाद दादा भाई पूरे क्षेत्र के होम मिनिस्टर बन गए। और इसके बाद दादा भाई ने गरीबों के लिए एक फाउंडेशन खोला जिससे वो गरीबों की मदद करते थे। और इन सभी इंक्वायरी के साथ अमय पटनायक को यह भी पता चलता है कि दादा भाई किसी नेहा नाम की लड़की से प्यार करते थे। वैसे तो दोनों आपस में शादी करने वाले थे, पर उससे पहले ही नेहा की ट्रेन हादसे में मौत हो गई और इस बात से दादा भाई को बहुत सदमा लगा और उसी दिन से दादा भाई ने शादी ही नहीं की। और इसी बीच में हमें यह भी पता चलता है कि अमय को पता चल गया था कि जो राजा की ब्लैक मनी पकड़ी थी वो हवाला के पैसे थे, जिसको दादा भाई के हाथ ही इलीगल तरीके से इंडिया लाया था। और वहीं से अमय ने जानबूझकर दुनिया के सामने रिश्वत ली और फिर अपने ही ऑफिसर से पकड़वा कर भोज में ट्रांसफर ले लिया। और यहाँ आने के बाद अमय को पता चलता है कि गरीबों के फाउंडेशन के जरिए वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता है। और इतनी सारी खबर को कलेक्ट करके अमय पटनायक दादा भाई के घर पर रेड मारने का पूरा प्लान कर लिया और अपनी टीम तैयार की। और अब अमय पटनायक ने जो जो सबूत इकट्ठे किए थे वो सब दादा भाई ने हटवा दिया, क्योंकि दादा भाई भी अब एक बहुत बड़े मिनिस्टर बन चुके थे जिसके पास अब बहुत ज्यादा पावर थी और अमय पटनायक को इस रेड में कुछ नहीं मिलता, इसलिए ये रेड झूठी साबित हो जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, दादा भाई अपने पावर के बल पे अमय को सस्पेंड करवा देता है और दादा भाई अमय के सामने ये भी रिवेल करता कि उसे पता था कि अमय उस पर लॉन्ग टाइम से नजर रख रहा है, इसीलिए दादा भाई ने भी अमय पर पूरी नजर लगा रखी थी और उसे पता था कि यह उसने ये ट्रांसफर कैसे किसके लिए लिया है। इन सब से अमय पटनायक को ये समझ आया कि वो दादा भाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और खुद ही सस्पेंड हो गया। पर उसने भी अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब चाहे नौकरी में भले ही ना हो, पर वो दादा भाई के काले कारनामों को दुनिया के सामने लाकर रहेगा। इसीलिए वो अपने नेटवर्क के थ्रू अपने जान पहचान के लोगों से दादा भाई पर पूरी नजर रखता है। और अब इस इन्वेस्टिगेशन में अमय अपने पुराने बैच की हेल्प लेता है और अब उसके पुराने बैच के लोग भी बड़े बड़े ऑफिसर होते, जिससे अमय के लिए इन्फॉर्मेशन लेना आसान हो जाता है। वैसे अमय पटनायक ये तो जानता था दादा भाई हवाला के पैसों ब्लैक से व्हाइट मनी में चेंज करता है, पर कैसे ये नहीं जानता था इतने सारे करोड़ों पैसों को करने के लिए बहुत बड़ा जरिया। चाहे फिर इतने में पता चलता है कि दादा भाई के साथ बहुत सारी जमीन है और इतनी की कोई सोच भी नहीं सकता, और सारी जमीन दादा भाई या उसके रिश्तेदार के नाम पर है। और अब अमय को पता लग चुका था कि दादा भाई ब्लैक मनी को जमीन के जरिए व्हाइट मनी में चेंज करता है। ये दादा भाई जानता था कि हवाला के ब्लैक मनी को जमीन के जरिए व्हाइट किया जा सकता है, इसीलिए वो ये सब करने के लिए गरीब लड़कियों को जॉब दिलाने के लिए उसके घर वालों से उनकी जमीन कम दाम पर ले लेता है और बदले में सरकारी जॉब जैसे कि रेलवे में जॉब दिला देता था। और इतना ही नहीं, दादा भाई उन गरीब लड़कियों को जॉब दिलाने के साथ साथ उन लड़कियों का गलत फायदा उठाकर फिजिकल मिसयूज भी करता था। और अमय को यह भी पता लगता है कि भोज में दादा भाई के लवर नेहा राठौड़ के बारे में जो स्टोरी सुनी थी, असल में वो स्टोरी भी झूठी थी। जबकि गांव में ये खबर भी झूठी फैली थी कि नेहा दादा भाई से प्यार करती थी और उनकी एक हादसे में मौत हो गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अमय पटनायक को पता चलता है कि नेहा राठौड़ दादा भाई से प्यार नहीं करती थी, बल्कि दादा भाई ने नेहा राठौड़ का फिजिकली मिसयूज किया था। और जब नेहा दादा भाई के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसने उसे जान से मार दिया और उसके बाद इसे ट्रेन हादसे का नाम दे दिया। ये सब पता चलने के बाद अमय पटनायक उन सभी लड़कियों से मिलता है जिससे दादा भाई ने दुष्कर्म किया था और उनसे कहता है कि वो दादा भाई के खिलाफ अपनी गवाही दे, जिससे उसका सच पूरी भोज की जनता के सामने आ सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ सामाल आसक वो सब लड़कियां गवाही देने से मना कर देती हैं और सब लड़कियां दादा भाई के खिलाफ जाने से मना कर देती हैं। तब अमय के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे उसको लगता है कि वो दादा भाई का सारा सच दुनिया के सामने ला देगा और उसे अरेस्ट करवा देगा। ऐसा करने के लिए अमय दिल्ली जाता है और एक लॉयर से मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा करप्ट होता है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब अमय उस लॉयर को पैसे देकर
दादा भाई के खिलाफ कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करवाता है और उस पीआईएल में फाइल करवाता है कि दादा भाई ने गरीब लोगों की जमीन हड़प रखी है। और जब ये बात दादा भाई को पता चलती है कि उसके खिलाफ पीआईएल फाइल की गई है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। और दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है इनकम टैक्स ऑफिस में, जहां एक ऑफिसर आता है जिसका नाम बब्बन होता है। और ये ऑफिसर अमय पटनायक की जगह आया था, क्योंकि अमय पटनायक को दादा भाई के घर पर रेड मारने के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। और ये बब्बन बहुत ज़्यादा करप्ट होता है, इसीलिए वो दादा भाई के पास जाता है और कहता कि अगर उसे टाइम टू टाइम रिश्वत खिलाई जाएगी तो वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा। और दादा भाई राजी हो जाता है और वो बब्बन को पैसे देकर अपनी तरफ कर लेता है। फिर बब्बन को पता चलता है कि भोज में दादा भाई के दोस्त के घर बहुत ज़्यादा इल्लीगल पैसा छिपा हुआ है, और सोचता है कि वो वहाँ छापा मारकर दादा भाई को खुश कर देगा। लेकिन बब्बन जब वहाँ छापा मारता है तो पता लगता है कि ये जगह दादा भाई की ही थी। तो दादा भाई के पास जाकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसा कभी रिपीट नहीं होगा। और वो दादा भाई से ये भी कहता है कि उसके पास ऊपर से ऑर्डर आता है, इसलिए वो छापा मारता है। और इसके बाद दादा भाई घबरा जाते हैं और भोज से अपने सारे इल्लीगल ब्लैक मनी एंड ज्वेलरी को वहां से शिफ्ट कर देता है। और अब दादा भाई सोचता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन सब का कैसे पता लगा, जरूर किसी ना किसी ने तो ये बताया ही होगा। अब दादा भाई को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बब्बन एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब इन्फॉर्मेशन अमय पटनायक दे रहा है। और उसे ये सब जानकारी दादा भाई के पीए से मिली, और अमय पटनायक ने दादा भाई के पुराने पीए का जमीर जगाकर उसे अपनी साइड कर लिया था। उसके बाद पीए ने दादा भाई के सभी अड्डों के बारे में अमय को बताना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद दादा भाई अपने पुराने पीए को पकड़वाकर पहले पिटवाता है और फिर उसे किडनैप करके रखते हैं। और अब अमय पटनायक की वाइफ मालिनी पटनायक को भी पता लगता है कि दादा भाई ने कई लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया है, इसलिए वो एक एक करके सभी लड़कियों से मिलती है और एक एक को राजी करके सबको दादा भाई के खिलाफ कर लेती है। और इधर दादा भाई उस पीआईएल को लेकर टेंशन में था और वो उस वकील से मिलता है जिससे अमय ने पीआईएल फाइल करवाई थी। और उस पीआईएल को हटवाने के लिए रिश्वत में उसे 5 करोड़ रुपए देता है और वकील हाँ कर देता है। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तब वहां दादा भाई को लगता है कि वकील पीआईएल हटवा देगा, लेकिन असल में वो वकील ऐसा ना करके उसके खिलाफ कोर्ट में एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें यह सुनाया जाता है कि दादा भाई ने पीआईएल को हटवाने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत दी है। और वकील उसी टाइम यह भी साबित कर देता है कि दादा भाई ने गरीब लड़कियों के साथ फिजिकल अफेयर से उनका फायदा उठाया है और उनकी जमीन हड़पी है। और वकील साथ ही ये भी प्रूव करता है कि दादा भाई ने ही नेहा राठौड़ को जान से मारा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अमय पटनायक ने वकील को अपनी तरफ कर रखा था और उसे यह भी बता रखा था कि दादा भाई उसे ये केस वापस लेने के लिए रिश्वत देगा। और लास्ट में कोर्ट में वकील ने अमय पटनायक का ही साथ दिया। अब ये केस और ज्यादा मजबूत और उलझनों से गहरा हो जाता है और कोर्ट इस पर आदेश देता है कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तब तक दादा भाई को भोज से दूर रखा जाए, जिससे वो भोज के अंदर किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन हम जानते हैं कि दादा भाई बहुत पावरफुल इंसान है, इसलिए वो अपने पावर के बल पर इस पाबंदी को हटवा लेता है इस पर। और इसके बाद हम अमय पटनायक को देखते हैं जो कि अपने सीनियर्स से जाकर मिलता है और उनके सामने दादा भाई के खिलाफ कई सारे सबूत लाकर रखता है और अपने सीनियर से बोलता है कि इस बार वो दादा भाई पर फिर रेड डालना चाहता है। अगर इस बार वो फेल हो गया तो आज के बाद वो रेड डालना बंद कर देगा, इसीलिए वो अपनी पोस्ट पर वापस आना चाहता था। और ये सुनकर उसका सीनियर इसके लिए मान जाता है और अमय को उसकी पोस्ट पर ले आता है। अब अमय सीधा भोज जाकर बब्बन से मिलता है और बब्बन अमय का ही दोस्त होता है जो कि अमय के कहने पर लंबे समय से दादा भाई पर नजर रख रखा था। इसलिए वो अमय पटनायक से बताता है कि दादा भाई के रेड पड़ने पर उसने अपनी सारी ब्लैक मनी एंड ज्वेलरी अपने नए होटल में छुपा दी है और उन्हें कहता है कि उसके नए होटल में रेड डालने पर उनको बहुत कुछ मिल सकता है। इसके बाद अमय पटनायक अपनी टीम तैयार करता है और नए होटल में रेड मारने निकल जाते हैं। इधर दादा भाई कोर्ट से फ्री हो जाते हैं, पर अभी वो चुनाव से रिलेटेड काम से बाहर गए हुए थे। और इधर अमय अपनी टीम के साथ होटल पर छापा मारते हैं, पर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। फिर अमय होटल की दीवारें तोड़वाता है तो उसमें से बहुत सारा सोना और केस बाहर निकलने लगता है और इस होटल के सभी बाथरूम्स के अंदर सोने के नल लगे हुए होते हैं। इसके बाद अमय पटनायक की टीम पूरा सोना और पैसे सीज कर लेती है, तो इस रेड से करीब 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है और ये सब इल्लीगल तरीके से कमाए हुए सोने और केस थे। जैसे ये खबर दादा भाई को पता चलती है, वो जल्दी से होटल की तरफ भागते हैं और रास्ते में ही सीएम को कॉल करते हैं, जिससे वो इस रेड को रुकवा सके। लेकिन सीएम ये बोलकर मना कर देता है कि इनकम टैक्स की रेड डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दादा भाई पीएम को कॉल लगा देते हैं
पर पीएम कॉल नहीं उठाता, जिससे दादा भाई गुस्सा में आ जाता है और भोज के लोगों को अमय पटनायक के खिलाफ कर देता है और भोज की जनता होटल को घेर कर अमय को मारने की कोशिश करती है। लेकिन ये देखकर अमय रेड के पैसों को होटल के ऊपर से उड़ाने लगता है और अमय कहता है कि असल में ये पैसा भोज के लोगों का ही है जो कि दादा भाई ने उनसे लूट लिए थे और अब इन्हें ये वापस मिल रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है। और दादा भाई का पीए भी इसी होटल में बंद कर रखा था। अमय उसको भी छुड़ा लेता है और अब अमय को पता चलता है कि दादा भाई ने अपना और सोना नदी में छिपा रखा है। इसीलिए वो सारा सोना नदी से बाहर निकाल लेता है और ये सब दादा भाई अपनी आंखों के सामने देखते हैं। इसलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अमय को मारने चलता है। उसी टाइम वहां पर अचानक से दादा भाई की मां आ जाती है और अमय पटनायक की वाइफ के कहने पर उन सब लड़कियों ने दादा भाई का काला चिट्ठा उसकी मदर के सामने खोल दिया। इसलिए वो वहां दादा भाई को भीड़ के सामने थप्पड़ मारती है। इन सब के बाद दादा भाई खुद सरेंडर कर देता है और पुलिस वहां आकर उसे अरेस्ट कर लेती है और अब सीधा सीन जेल में शिफ्ट होता है, जहां दादा भाई जेल में होते हैं और ताऊजी वहां आते हैं, यानी रेड वन मूवी के मैन विलन रामेश्वर सिंह। और अब ताऊजी भी पैरोल से वापस आ गए थे और अब दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अमय पटनायक से बदला जरूर लेंगे और इसके साथ ही ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रेड 2 मूवी की स्टोरी। और अगर रेड मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहां जाकर वीडियो को देख ले। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिनेमा रिव्यू 18 को सब्सक्राइब करना ना भूले।